Hello everyone. I'm going to explain you binary eutectic system. But before we study this, let us understand why do we study systems. Because जब आप figure out कर लेते हैं कि आपको कोई चीज पढ़नी क्यों है, तो it is more easier to understand. पहली चीज systems explain us कैसे magma evolve होगा. मतलब magma जब ऊपर आएगा तो कौन सा मिनरल पहले crystallize होगा, कौन सा बाद में होगा, कौन सा साथ में होगा. ये चीज सिस्टम के थ्रू एक्सप्लेन की जा सकती है. दूसरी बात ये हो सकती है क्योंकि सिस्टम मैं जो सजेस्ट करूंगी इसलिए पढ़ लें क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी नाइसली. Okay, so now we are going to study binary eutectic system. If I break the word binary means two, है ना? So this would be, since we are talking about the magma, this would be majorly the two components. And system means the part of universe that we are considering. Okay, just everything around the system would be the surroundings. जो हम पढ़ रहे हैं बस वही सिस्टम है और बाकी उसके अलावा जो भी होगा दुनिया भर का वो सराउंडिंग होगी. अब बाइनरी सिस्टम्स जो हैं वो चार मेजर टाइप्स के होते हैं. बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम जो हम पढ़ने वाले हैं, बाइनरी सॉलिड सोल्यूशन सिस्टम, बाइनरी पेरिटेक्टिक सिस्टम, लिमिटेड सॉलिड सोल्यूशन सिस्टम. अब इन सब के डायग्राम्स अलग अलग होते हैं और मिनरल्स इनके साथ जो आते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. अभी के लिए हमें बाइनरी यूटेक्टिक समझना है. अभी हाँ, एक पॉइंट है इसमें वर्ड यूटेक्टिक जो रह गया है जिसे हम फर्दर समझेंगे. बट उसके पहले हम सिस्टम के बेसिक समझ लेते हैं. तो पहला है फेज. फेज मतलब एक फिजिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ द सिस्टम. जैसे मैंने अगर आइस और वाटर की बात करें तो आइस को हम पानी से अलग कर सकते हैं फिजिकली, है ना? तो आइस वुड बी अ सेपरेट फेज, वाटर वुड बी अ सेपरेट फेज एंड वेपर वुड बी सेपरेट फेज. हाँ, एक चीज याद रखें कि तो आइस इज सॉलिड, वाटर इज लिक्विड और गैस तो वाटर वेपर हो जाएगी. तो ये तीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर भी हैं. पर स्टेट्स ऑफ मैटर अलग बात है और फेस अलग बात है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूं कि मैंने वाटर में आइस के साथ एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया, तो नाउ दैट आइस इज ऑल्सो सॉलिड और वो लकड़ी का टुकड़ा भी सॉलिड हो जाएगा. In that case, these two, ice and that wooden block, would be considered as two different phases, क्योंकि हम उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट्स की बात करते हैं. तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मिनिमम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो किसी फेज को डिफाइन करने के लिए काम आते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं सॉल्ट और वाटर का. तो सॉल्ट वुड बी वन कंपोनेंट और वाटर वुड बी दूसरा कंपोनेंट. रिमेंबर कि इसमें Na और Cl दोनों होते हैं सॉल्ट में. तो NaCl आयंस है और दोनों मिला के एक कंपोनेंट बना रहे हैं. तो हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात कर रहे हैं बट आयंस की बात नहीं कर रहे हैं. सब मिला के एक कंपोनेंट बनाते हैं. ठीक है, तो अगर जिस सिस्टम की हम बात करेंगे वो उसका क्लासिक एग्जाम्पल डाइऑक्साइड एंड नॉर्थाइड है. तो डाइऑक्साइड एक कंपोनेंट हो जाएगा और नॉर्थाइड दूसरा. अभी एक फेज रूल है जिसको हम बोलते हैं गिब्स फेज रूल, जो कि मतलब एक फेज रूल है जिसमें हम डिफाइन करते हैं F इज इक्वल्स टू C माइनस 5+2. अब F जो है यहाँ पे वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम. और डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि अगर हमने किसी पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली तो हम ये बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हमें क्या चीज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी. ये भी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगी डिटेल में. 5 यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस है, C जो है वो कंपोनेंट्स है और 2 जो है वो इंट्रिंसिक वेरिएबल्स है. यहाँ पर 2 का मतलब टेम्परेचर और प्रेशर है. अच्छा, वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक वेरिएबल्स और एक्सटेंसिव वेरिएबल्स. एक्सटेंसिव वेरिएबल्स जो होते हैं वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करते हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स कितना है, ठीक है, उस पे. बट इंट्रिंसिक वेरिएबल सिर्फ उसके टेम्परेचर प्रेशर जैसे कंडीशंस बताते हैं, उनको अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, बट जब हम इग्नियस सिस्टम्स की बात करते हैं तो हम इस फेज रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके F इज इक्वल्स टू C माइनस 5+1 देते हैं. मतलब सिर्फ एक वेरिएबल को कंसिडर करते हैं जो कि यहाँ पे टेम्परेचर होता है. मतलब टेम्परेचर चेंज होने के साथ मैग्मा में क्रिस्टलाइजेशन कैसा हो रहा है हम ये समझते हैं. प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं. अगर हम प्रेशर भी इंक्लूड कर लेते तो ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता समझना, इसलिए हम सिर्फ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखते हैं. ओके, अभी इसी फेज रूल को हम अप्लाई करते हैं सिस्टम पे. फॉर एग्जांपल सिस्टम में अप्लाई करें तो ये जो ऊपर वाली फील्ड है ये लिक्विड ओनली फील्ड है, मतलब यहाँ पर सिर्फ लिक्विड है. तो F इज इक्वल्स टू C माइनस P+1 ये मॉडिफाइड फेज रूल हो जाएगा. अब जहां पर C 2 है
दो कंपोनेंट्स, यहाँ पे कौन कौन से हैं, डाइऑक्साइड और एनॉर्थाइड कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक फेज है, वन फेज दैट इज द लिक्विड ओनली या मेल्ट ओनली फेज हो जाएगा, प्लस वन दो इंट्रिंसिक वेरिएबल है, यहाँ पर टेम्परेचर है ना। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2i। अब इस बात का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 का मतलब ये है कि अगर तुम टेम्परेचर फिक्स कर दोगे तो मतलब कुछ भी चेंज कर लो, मैग्मा इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। फॉर एग्जांपल इफ यू फिक्स टेम्परेचर तो भी कोई इशू नहीं है, कॉम्पोजिशन को वेरी कर सकते हैं। मतलब इस पूरी फील्ड में जितना लिक्विड लिखा है वहां पे कुछ भी चेंज किया जा सकता है, टेम्परेचर भी और कॉम्पोजिशन भी, ठीक है। बट अगर हम इस लाइन की बात करें, ये लिक्विडस की लाइन है, अभी यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 1। अब ये 1 कैसे हुई कि नंबर ऑफ फेजेस जो थे वो 2 हो गए। कौन कौन से 2 फेजेस हो जाएंगे, एक तो ये लिक्विड वाली बाउंड्री है, तो ऊपर वाला लिक्विड और नीचे वाला जो उसमें बनेगा वो सॉलिड। तभी 2 फेजेस हैं, एक लिक्विड और एक सॉलिड। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 का मतलब ये है कि इफ यू फिक्स 1, या तो आप टेम्परेचर को फिक्स कर दो या फिर प्रेशर को फिक्स, मतलब कॉम्पोजिशन को फिक्स कर दो, दूसरा अपने आप फिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे अगर मैंने टेम्परेचर मान लिया कि समथिंग लाइक 1450 है, 1400 1450 है ना, और तो कॉम्पोजिशन ऑटोमेटिकली 70 के पास फिक्स हो गया, क्योंकि यू हैव टू मूव ऑन दिस लाइन ओनली। तो इसलिए ठीक है। अब ये एक कॉमन पॉइंट है जहां पर दोनों लिक्विडस मीट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 0 आएगी। दिस इज यूटेक्टिक पॉइंट। अभी हमें ये समझना है कंपोनेंट्स वापस दो हैं, डाइऑक्साइड और एनॉर्थाइड। फेजेस कौन कौन से हैं, एक तो लिक्विड है, दूसरा है डाइऑक्साइड का सॉलिड और तीसरा है एनॉर्थाइड का सॉलिड। याद है मैंने बोला था कि मतलब जैसे आइस है और वुडन ब्लॉक है तो दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ऐसे ही मतलब दो अलग अलग फेज माने जाएंगे। ऐसे ही डाइऑक्साइड के क्रिस्टल एक अलग फेज है और एनॉर्थाइड के क्रिस्टल्स एक अलग फेज है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे 0 आई। अभी लास्ट में ये सॉलिड ओनली फील्ड में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे 1 आएगी। ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि नॉर्मली किसी भी सॉलिड ओनली फील्ड में डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब लिक्विड ओनली फील्ड में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आती है, वैसे ही सॉलिड ओनली फील्ड में डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 2 आती है। बट यहाँ पर 1 आई है क्योंकि दो डिफरेंट क्रिस्टल्स हैं, एक डाइऑक्साइड का और एक एनॉर्थाइड का। तो ये चीज याद रखने वाली है, ठीक है। अब हम इस सिस्टम को ही समझते हैं। तो ये एक नॉर्मल डायग्राम है डाइऑक्साइड एनॉर्थाइड सिस्टम का, ठीक है। अब इसमें मतलब जो ये वर्टिकल एक्सिस है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी इसके बाद हम ये देखेंगे कि हम इस सिस्टम को इसलिए पढ़ रहे हैं, इसका क्लासिक ये क्योंकि बेसॉल्ट में ये क्लासिक एग्जांपल है बेसॉल्टिक रॉक का। बेसॉल्ट में ज्यादातर क्या होते हैं, पायरोक्सीन्स और प्लेजियोक्लेस। तो पायरोक्सीन के नाम पे हो गया डाइऑक्साइड और प्लेजियोक्लेस के नाम पे हो गया नॉर्थाइड। तो ये एक टिपिकल बेसॉल्ट के जैसे बिहेव करेगा। तो अगर हमने ऐसे समझ लिया तो हमें ये समझ आएगा कि बेसॉल्ट में मिनरल्स कैसे क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, और वही हम देख रहे हैं। अभी इसमें एक है कि डाइऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 1392 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही एनॉर्थाइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 1553 डिग्री सेल्सियस है, और दोनों एक कॉमन पॉइंट पे क्रिस्टलाइज होते हैं जिसको बोलते हैं हम यूटेक्टिक पॉइंट, जो कि है यहाँ पे 1274 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और इसका फिक्स्ड कॉम्पोजिशन भी होगा। हाँ, मैं बताना भूल गई, उसमें जो वो था फेज में कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 का मतलब ये है कि वो पॉइंट एकदम फिक्स्ड है, उसमें ना ही आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं ना ही प्रेशर। अभी ये है कि इसमें हमने ऊपर लाइन देखी थी वो लिक्विडस लाइन थी, मतलब जिसके ऊपर सिर्फ लिक्विड रहेगा। ये लिक्विडस लाइन बनाई कैसे होगी, है ना। तो ये ऐसे करते हैं कि एक प्योर डाइऑक्साइड ले लेते हैं। सपोज 1392 पे प्योर डाइऑक्साइड मेल्ट हो रहा था, ठीक है। तो उन्होंने वो टेम्परेचर फिक्स कर लिया। अब उस डाइऑक्साइड में दे विल कीप ऑन मिक्सिंग सम अमाउंट ऑफ एनॉर्थाइड, ठीक है। तो हम धीरे धीरे एनॉर्थाइड मिक्स करते जाएंगे और देखेंगे कि वो कैसे, मतलब किस किस टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज कर रहा है। और ऐसे करते करते हमने ये कर्व बनाया लिक्विडस का। यही चीज हम डाइऑक्साइड के साथ करेंगे, मतलब एनॉर्थाइड वाली साइड से प्योर एनॉर्थाइड लेंगे, फिर फर्दर उसमें डाइऑक्साइड ऐड करते जाएंगे, तो वो एक इस साइड से कर्व बन जाएगा। अब ये एक कॉमन पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट, ठीक है, जहां पर दोनों लिक्विडस आके मीट कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पे क्या होगा कि दोनों साथ में क्रिस्टलाइज करेंगे। हाँ, इस सिस्टम में ये है कि सॉलिडस कोई बहुत, क्योंकि सॉलिड सोल्यूशन नहीं है तो सॉलिडस की लाइन बहुत डिफाइंड नहीं है। कुछ पेट्रोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ये जो हाईलाइटेड रेड वाली लाइन है इसको सॉलिडस बोलते हैं,
बाकी क्योंकि ये सॉलिड सोल्यूशन नहीं है तो इसमें सॉलिडनेस बहुत डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब हम इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये कॉम्पोजिशन लिया एनॉर्थाइट 70 का। अब ये लिक्विड ओनली फील्ड है, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी 2। तो मतलब आप ये कहीं भी ले सकते हो लिक्विड। अभी ना इसका टेम्परेचर फिक्स्ड था ना कॉम्पोजिशन, तो हमने कॉम्पोजिशन फिक्स कर लिया। अब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, मतलब मैग्मा ऊपर आएगा अर्थ से नीचे से ऊपर, तो टेम्परेचर कम हो रहा है। तो जिस पॉइंट पे ऐसे सपोज करो कि मैग्मा में एनॉर्थाइट 70% है और डाइऑक्साइड 30% है, और ऐसा मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, जिस पॉइंट पे ये लिक्विडस को कट करेगा, अब जैसे ही लिक्विडस को कट करेगा यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगी। कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगी, मतलब यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाएगा। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगी तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन होगा, और पहला क्रिस्टल जो होगा वो ज्यादातर 100% एनॉर्थाइट का होगा, ठीक है। और ये पहला क्रिस्टल प्योर एनॉर्थाइट का बन जाएगा। अब अगर क्योंकि हम इक्विलिब्रियम की क्रिस्टलाइजेशन की बात करें, ये एनॉर्थाइट का क्रिस्टल फर्दर रिएक्ट करेगा मेल्ट के साथ, और फर्दर मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा रिएक्ट करता जाएगा और आता जाएगा टूवर्ड्स दी यूटेक्टिक पॉइंट। अब जैसे ही वो आई पॉइंट पे आएगा, है ना, मतलब उसकी बात अभी हम थोड़ी देर में करते हैं, पर यही चीज एनॉर्थाइट की जगह डाइऑक्साइड ओनली फील्ड से हो जाएगी। तो वो भी ऐसे ही मूव करते करते दोनों एट लास्ट यूटेक्टिक पे आएंगे। जो मैंने बोला अभी तक यहाँ पे पूरा मेल्ट था, जैसे ये लिक्विडस को कट करेगा क्रिस्टलाइजेशन शुरू होगा और पहला क्रिस्टल एनॉर्थाइट का बनना शुरू हो जाएगा। अब ये फर्दर नीचे नीचे जाता जाएगा, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा ये पूरा आएगा यू इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्या होगा कि डाइऑक्साइड इसके साथ क्रिस्टलाइज होने लगेगा। अब क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, इस बात का मतलब ये है कि एनॉर्थाइट और डाइऑक्साइड दोनों क्रिस्टलाइज होंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। और जब तक कि पूरा मेल्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक क्रिस्टलाइजेशन होता रहेगा, डाइऑक्साइड बनता रहेगा एनॉर्थाइट बनता रहेगा। जैसे ही मेल्ट खत्म हो जाएगा फिर से फेज 2 हो जाएंगे, तो आप इस जगह पे आ जाएंगे और फिर से डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगी, तो सिस्टम आगे बढ़ेगा। अभी यही चीज अगर हमें मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा कि दोनों साथ में क्रिस्टलाइज होंगे, यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं जिसे। ये फिक्स्ड होता है, मतलब एनॉर्थाइट 42 58 के कॉम्पोजिशन पे आपका डाइऑक्साइड और एनॉर्थाइट साथ में क्रिस्टलाइज होता है। इसका टेम्परेचर भी बहुत फिक्स्ड है, 1274 डिग्री पे ही ये होगा। अगर हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन जैसा नाम है वैसा ही है कि एक फ्रैक्शन मतलब एक पार्ट ऑफ द क्रिस्टल वुड सेपरेट। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने यही सिस्टम दिया तो ये जो एनॉर्थाइट का क्रिस्टल बना ना प्योर, ये हट जाएगा, ये मेल्ट का पार्ट नहीं बचेगा, ये उससे अलग हो जाएगा, तो एक प्योर क्रिस्टल बनाएगा। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा और ये फर्दर मतलब ऐसे बनाते बनाते वापस यूटेक्टिक पर ही आएगा। अब दो टाइप के रिएक्शंस हुए हमने जो देखे मेजरली। एक था कंटिन्यूअस रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा था, पूरे ऑल अलोंग द लिक्विडस हम देख रहे थे यहाँ पर सब में कि लिक्विड था, वो उससे एक सॉलिड बन रहा था और एक और लिक्विड बन रहा था। हाँ, ऑल द वे हमने ये देखा क्योंकि सॉलिड एनॉर्थाइट का बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस साइड है तो सॉलिड एनॉर्थाइट का बन रहा था, है ना, और लिक्विड जो है उससे बन रहा था, तो हमेशा जो लिक्विड होगा वो डाइऑक्साइड में एनरिच्ड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पर मतलब सॉलिडस लिक्विड जो सॉलिड बनते जाएंगे वो एनॉर्थाइट में रिच होंगे और लिक्विड जो होगा वो डाइऑक्साइड में रिच होता जाएगा। तो हर टाइम पे लिक्विड 2 का मतलब है वो डाइऑक्साइड रिच लिक्विड बन रहा है, और लिक्विड 1 का मतलब है कि वो रिएक्ट करके एक एनॉर्थाइट का क्रिस्टल बना रहा है इस साइड, और वाइस वर्सा इस साइड हो जाएगा। ये एक कंटिन्यूअस रिएक्शन है, ये चलता जाएगा, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस रिएक्शन क्या होता है कि ये जो लिक्विड था एट दिस पॉइंट यूटेक्टिक पॉइंट पे, ये लिक्विड मिलके एक डाइऑक्साइड का क्रिस्टल बना रहा है और एनॉर्थाइट का। अब इस रिएक्शन का मतलब ये है कि जब तक कि ये रिएक्शन खत्म नहीं हो जाएगा, मतलब कोई एक फेज को खत्म होना पड़ेगा, और यहाँ पे खत्म होने वाला फेज कौन सा होगा, नेचुरली लिक्विड, क्योंकि डाइऑक्साइड और एनॉर्थाइट तो क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। तो जब एक फेज खत्म हो जाएगा जैसे कि लिक्विड का फेज यहाँ पे, तभी ये रिएक्शन बंद होगा, नहीं तो ये रिएक्शन वहीं अरेस्टेड रहेगा, ना ये इस पॉइंट से कहीं और जाएगा, मतलब ना इस साइड जाएगा ना इस साइड जाएगा, यहीं रुका रहेगा और यहीं पर रिएक्शन होता रहेगा फर्दर जब तक कि ये पूरा खत्म नहीं हो जाता, ठीक है, लिक्विड खत्म नहीं हो जाता। अब हम इसके बाद देखते हैं
कि इस सिस्टम में हमें अगर लिवर रूल लगाना है। अब लिवर रूल का सिग्निफिकेंस ये होता है नेचुरली कि कितने किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे किसी सिस्टम में कितना लिक्विड है और कितना सॉलिड है, हमें ये पता करना है। अब इस लिवर रूल के लिए जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन ली है, ये है BC वाली लाइन, ठीक है। तो ये हमने ये देखा था, यहाँ से सपोज ये पहला क्रिस्टल होगा जो कि एनॉर्थाइट का होगा, ठीक है, ये पूरा सॉलिड है। अब ये वाली लाइन यहाँ से अगर मैं नॉर्मल लगाऊं तो ये वाली लाइन पूरी सॉलिड की मानी जाती है और ये लिक्विड की मानी जाती है। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट पे हमें रिवर रूल लगाना है, फॉर एग्जांपल यही लगाते हैं, तो लाइन FG पे लगाया तो लिवर रूल हो जाएगा BC/FG इंटू 100, ठीक है। या फिर ये BC, ये क्योंकि इक्वल टी HG के बराबर, ठीक है, तो BC/FG इक्वल्स टू H। ये बात याद रखने वाली है कि जैसे अगर आपको अमाउंट ऑफ लिक्विड निकालना है किसी भी रिवर रूल के थ्रू, तो आप उसके करेंगे सॉलिड बाय लिक्विड प्लस सॉलिड इंटू 100, ठीक है। और अगर आपको अमाउंट ऑफ सॉलिड निकालना है तो आप करेंगे लिक्विड बाय टोटल, दैट मीन सॉलिड प्लस लिक्विड इंटू 100। तो ये थोड़ा सा याद रखना। अब उसके बाद क्या करना है, ये लिवर रूल हो गया। अब उसके बाद अगर इसी क्रिस्टल को हमने सपोज, ये तो हमने क्रिस्टलाइजेशन बिहेवियर देखा। फॉर एग्जाम्पल जो बना बनाया रॉक है, हमें उसे मेल्ट करते हैं तो क्या होगा, तो मेल्टिंग में भी यही होगा इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ये यूटेक्टिक सिस्टम है। तो जब तक कि आप यूटेक्टिक सिस्टम में यूटेक्टिक पॉइंट पे नहीं आते तब तक मेल्टिंग नहीं होगी। मतलब पहला मेल्ट जो होगा वो यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन का ही होगा। और हमने इतनी देर से डायग्राम भी देखा है, तो जो लास्ट टेम्परेचर है वो भी 1274 का ही है। उस टेम्परेचर पे ही पहला मेल्ट बनेगा और उसका कॉम्पोजिशन जो होगा वो बिल्कुल बराबर यूटेक्टिक के होगा, मतलब एनॉर्थाइट 4258 वाला, ठीक है। अब लेकिन अगर हम फ्रैक्शनल मेल्टिंग करेंगे और ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है, और चलता जाएगा। अब लेकिन अगर हम पार्शियल मेल्टिंग करते हैं या फ्रैक्शनल मेल्टिंग करते हैं, इसका मतलब है कि हमने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रॉक को मेल्ट किया और उसका वो मेल्ट हटा दिया, तो क्या होगा। तो इसमें भी देखो मेल्टिंग तो वही है कि यूटेक्टिक पे शुरू होगी, ठीक है। अब उसके बाद ये होगा कि मतलब धीरे धीरे हम क्योंकि मेल्ट से रिमूव करते जा रहे हैं एक पोर्शन, तो मेल्ट बाकी जो है वो रिमूव होता जाएगा और फिर जब तक ये चलता रहेगा तब तक कि एक कंपोनेंट ना बचे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम मेल्ट से एनॉर्थाइट रिमूव करते जा रहे हैं, तो जब तक हम पूरा एनॉर्थाइट रिमूव नहीं कर देंगे और मतलब सिर्फ सॉलिड ऑफ डाइऑक्साइड नहीं बचेगा, तब तक ये रिएक्शन मेल्टिंग चलती रहेगी, ठीक है। हाँ, पर इक्विलिब्रियम मेल्टिंग में क्या होगा कि शुरू तो जरूर ये यूटेक्टिक पॉइंट से हो रही थी, है ना, पर ये मूव किस डायरेक्शन में करेगी ये कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर एनॉर्थाइट ज्यादा है तो ये एनॉर्थाइट साइड मूव करेगी, वैसा। अब इस सिस्टम का सिग्निफिकेंस क्या है, तो पहला तो यही कि हमने ये देखा कि कैसे रेंज ऑफ टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है बिना सॉलिड सोल्यूशन के, है ना। अब सॉलिड सोल्यूशन एक और सिस्टम है, वो हम बाद में देखेंगे। उसके अलावा यही है कि ये टिपिकल बेसॉल्ट का एग्जांपल है, तो एक डाइऑक्साइड एंड नॉर्थाइड का क्रिस्टलाइजेशन दिखा रहा है। तो बेसॉल्ट कैसे क्रिस्टलाइज हो रहा है हम ये समझ रहे हैं कि अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये भी है कि प्लेजियोक्लेस और पायरोक्सिन साथ में क्रिस्टलाइज कैसे हो रहे हैं, हम ये भी सीख रहे हैं। अब प्लेजियोक्लेस और पायरोक्सिन साथ में क्रिस्टलाइज होने का मतलब ये भी है कि ये मतलब कुछ टेक्सचर्स बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिर्फ अकेले पायरोक्सिन की साइड की बात करें, डाइऑक्साइड साइड की, तो कभी कभी ऐसा होगा कि डाइऑक्साइड के क्रिस्टल्स बस बनेंगे इस साइड, है ना। तो ये हो जाएगा डाइऑक्साइड के क्रिस्टल्स बन गए और फिर उसके बाद ग्राउंड मास जो है वो बाकी का रहेगा, मतलब फाइन ग्रेन ग्राउंड मास। तो इसको बोलेंगे पोर्फिरिटिक डाइऑक्साइड बेसॉल्ट, क्योंकि इसमें डाइऑक्साइड डोमिनेंट है। तो ये एक टेक्सचर बन सकता है। अगर ये ग्लासी ग्रेन ग्राउंड मास है और मतलब सिर्फ डाइऑक्साइड के क्रिस्टल्स हैं, तो इसको विट्रोफायरिक बेसॉल्ट बोलेंगे, विट्रोफायरिक डाइऑक्साइड बेसॉल्ट, ठीक है। अगर डाइऑक्साइड पूरा का पूरा सेपरेट हो जाए, ठीक है, मतलब बन बन के और सेटल होता जाए मैग्मा चेंबर में नीचे, तो इससे क्या बनेगा, एक क्यूमुलेटिव टेक्सचर। और जो रॉक होगा वो मोनो मिनरलिक होगा, मतलब सिर्फ डाइऑक्साइड वाला ना, तो क्लाइनो पायरोक्सिनाइट रॉक बोलेंगे उसको। यही चीज अगर हम एनॉर्थाइट वाली साइड बात करेंगे तो वही होगा कि पोर्फिरिटिक एनॉर्थिक बेसॉल्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर विट्रोफायरिक एनॉर्थोसाइट बेसॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। और या फिर अगर ये फ्रैक्शनल मतलब क्रिस्टल्स सेपरेट होते गए तो ये क्या होगा कि ऊपर जाके क्रिस्टल फ्लोटिंग के थ्रू अलग हो जाएंगे मैग्मा चैम्बर से, तो एक एनॉर्थोसेटिक रॉक बनाएगा, एक ऐसा रॉक जिसमें डोमिनेंटली प्लेजियोक्लेस बस प्रेजेंट होगा। अभी ये देखना है कि
यूटेक्टिक पॉइंट पे कौन से क्रिस्टल बन रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे हमने ये देखा कि दोनों साथ में क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पर यूटेक्टिक पॉइंट पे या तो ऐसा हो सकता है कि टू फिनोक्रिस्ट बेसॉल्ट बने। टू फिनोक्रिस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि एक फिनोक्रिस्ट ये वाली जो है ये पायरोक्सिन की हो जाएगी और दूसरी फिनोक्रिस्ट जो है वो प्लेजियोक्लेस की हो जाएगी। ठीक है, अब ये और ग्राउंड मास होगा दोनों का फाइन ग्रेन क्रिस्टल का। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ग्राउंड मास प्रेजेंट ना हो, सिर्फ दो फिनोक्रिस्ट हो, तो इसको विट्रोफायरिक डिसॉल्ट बोलते हैं, टू फिनोक्रिस्ट विट्रोफायरिक डिसॉल्ट। कभी कभी क्या हो सकता है कि पायरोक्सिन और क्योंकि डाइऑक्साइड दोनों साथ में क्रिस्टलाइज हो रहे हैं तो एक टिपिकल ऑप्टिक टेक्सचर दे सकते हैं, जिसमें ऐसा लगेगा कि लेयर्स ऑफ प्लेजियोक्लेस जो है वो एम्बेडेड है एक पायरोक्सिन के अंदर। और कभी कभी ये प्लेजियोक्लेस पूरे से अगर एम्बेडेड नहीं है तो इसी टेक्सचर को हम सब ऑप्टिक टेक्सचर बोलते हैं। तो ये मेजरली इस सिस्टम का पेट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हो जाएगा। अब हाँ, अगर ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे थे, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, है ना। अगर हम प्रेशर को भी इन्वॉल्व करते हैं तो हम दो टाइप के प्रेशर लगा सकते हैं, या तो लिथोस्टैटिक प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक मतलब वाटर प्रेशर। ठीक है, तो वाटर अगर लिथोस्टैटिक प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा कि जो यूटेक्टिक पॉइंट है वो थोड़ा सा नॉर्थाइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये सब जो है ये राइज कर जाएंगे। ठीक है, मतलब टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाएगा, जबकि अगर वाटर लगाएंगे तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करता जाएगा। तो और डिक्रीज कर जाएगा और ये जो यूटेक्टिक है इसमें भी नॉर्थाइड की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, इतने ही थे, यही रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी। थैंक